अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 1989 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो कि प्रीडिसेसर हैं, जो कि पहले वलायतुल फ़क़ीह के ओहदे पे मर्तबे पे फ़ाइज़ ईरानी मज़हबी, सियासी और इनकलाबी पेशवा या रहनुमा थे। उनका जनाज़ा जो है वो एक तारीख़ी जनाज़ों में से एक है, मुस्लिम उम्मत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। उसके मनाज़िर आज तक वीडियोज़ लोग देख के लोग गश खा जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी के लिए इतना जैसे समंदर निकल आया। अब लग रहा है कि जंग के हालात में ड्रोन्स, मिसाइल्स और एरियल बम्बार्डमेंट्स के साए के अंदर शायद उससे बड़ा जनाजा निकला है आयतुल्लाह खामेनेई का। आयतुल्लाह खामेनेई की एक लंबी तारीख है, एक लंबा पॉलिटिकल और रिलीजियस करियर है और वो आज मौज़ूए बहस नहीं है। आज वो सिंबॉलिक उनकी आप कह लें अहमियत है ईरान के मुसलमानों के लिए और जनरली एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पे जो वो बन के सामने आए हैं कि वो निहत्ते अपना दिफा किए बगैर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं अपनी कौम की एक वो आप कह लें नशो नुमा की खातिर और जंग में उनके जज्बात को पक्का करने की खातिर। ये एक तारीखी वाक़या है जो भूला नहीं जा सकता। ज़ाहिरी बात है नाक़िद भी उनके जो रहे हैं मुसलमानों में से या गैर मुस्लिमीन में से भई, वो अब हमेशा के लिए ये इनको इस बात पे याद रखेंगे कि अपने असूलों के ऊपर वो कायम अपनी कौम की खातिर उन्होंने जान का नजराना पेश किया और उसी तरह से तर्जमानी उनके जनाजे में भी की जा रही है। 100 के करीब दुनिया के अक़वाम में से छोटे लेवल के डिप्लोमेट, बड़े लेवल के लीडर और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे 2 बड़े ओहदे होते हैं बेसिकली, और इतनी लेवल की टॉप लीडरशिप और खराज तहसीन रशिया से आ रहा है तो कहीं से आ रहा है तो कहीं से आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन आप विटनेस कर रहे हैं। ये जनाजा उनकी ज़ाती असैसिनेशन, ईरान की लीडरशिप का खोना, ईरान की जंग में लॉसेस से बढ़ के एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका हुआ है मगरबी एम्पायर को, खसूसन जो इसको अमेरिका लीड करता है और इसका एक बड़ा सरगना इसराइल है हमारे ख़ित्ते के अंदर, कि ये एक चेंजिंग टाइड आप देख रहे हैं। कोल्ड वॉर के यूनिपोलर मोमेंट जब अमेरिका अंदाता था अकेले, कोल्ड वॉर के ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 25-30 साल रहा है वो अंदाता अकेले, पूरी दुनिया का वाहिद ताकत का पोल, और उसने जो मज़े और गुलछर्रे उड़ाए हैं उस दौर के अंदर, वो दौर अब ख़त्म हुआ। उस दौर का इख्तिताम जो है वो शुरू हो गया था 9/11 के साथ, जब अमेरिका ने इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों में अपने आप को खपाया, थकाया, अपने ख़जाने को ज़ाया किया, अपनी जवानी को कत्ल करवाया और अपना असलहा जो है वो दुनिया भर के अंदर फैला दिया और दुनिया भर से बद्दुआएँ, लानतें और एक किस्म की डिससैटिस्फैक्शन अर्न की। वो अब ट्रांसफ़र हो रहा है ग्लोबल स्टेज पे और छोटी मीडियम लेवल ताकतों के अंदर अपने-अपने रीजन की बड़ी ताकतों में, जैसे रूस, चीन, यूरोप के बड़े कुछ ममालिक हैं। हमारे खित्ते के अंदर इंडिया, पाकिस्तान हो गए, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील एक और अर्जेंटीना को बड़ा देखा जाता है और कुछ इनमें जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे अमरीकी ताबेदारी में भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका की वहदानियत जो है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जो अकेलापन है, वो मुनफ़रिद होना, वो बेनज़ीर होना, वो बात अब नहीं रह गई। ये है वो जनाज़ा। इस जनाज़े के अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप सॉर्ट ऑफ एक गारंटर है, क्योंकि मैं तो कहूँगा मेहमान ख़ुसूसी हैं उस जनाज़े के, ईरानी लोगों के जज़्बात को ठेस पहुँचाए बगैर, बिकॉज़ हम वहाँ वो गारंटी कर रहे हैं, वो बात जो जेडी वैंस ने लीक की या आप कह लें उस ऑपोज़िशन टू द ईरान वॉर लॉबी ने अमेरिका से लीक किया कि इसराइली पूरा इरादा रखते हैं कि इस फ्यूनरल प्रोसेशन को टारगेट करने का। ज़ाहिरी बात है दुनिया के तमाम डिप्लोमेट्स और हुक्मरान जो आए हुए हैं, वो भी एक किस्म की गारंटी हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि टॉप ब्रास यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान सालिस है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान उन वाहिद ममालिक में से जो अमेरिकन एलाई कंसिडर किया जाता है, नॉन नेटो एलाई स्टेटस है हमारे पास, कि हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि बेसिकली नेटो या उनके पालतू कुत्ते जैसे कि इसराइल है वो इसको निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये जहाँ ईरान और ईरानी कौम के लिए बहुत बड़ी एक फ़तह है, बहुत बड़ी एक अलामत है कि वो दुनिया में कहीं किसी मुकाम की तरफ जा रहे हैं, किसी एक फोर्थ पोजीशन ऑफ द ग्लोबल पावर कहा जाता है कि ये बड़ा एक पोल बन सकता है। ऑब्वियसली ये अभी देयर आर मेनी यू नो स्लिप्स बिटवीन द लिप एंड द कप, मेरे दादा कहा करते थे कि प्याले और होंठों के दरमियान अभी काफ़ी गैप है कि चाय पी जाए, चुस्की लेके मज़ा लिया जाए, उससे पहले अभी कुछ मराहिल हैं गुजरने वाले, लेकिन डेफिनेटली एक जुग्राफियाई ताकत मानी जाएगी, इवन नाउ उसको माना जा रहा है। उसके अंदर लगता ये है कि मेहमान खसूसी दुल्हे मियाँ जो हैं शादी के अंदर वो पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, अगर हम अपनी लेवरेजिंग को दुरुस्त तरीके से लेके चलते रहे। अब अहम शख्सियात की एक फ़हरिस्त है, उसको आप देख लें। शहबाज शरीफ साहब हैं,
स्पीकर ऑफ द हाउस एयाज सादिक साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर तातारड़ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हैं, सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब हैं, सेनेट के चेयरमैन यूसुफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी वहाँ काफ़ी देर से सेपरेटली आके मौजूद हैं। और ये तमाम वो उसकी तफसील है, और भी आपने देखा इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी जो सरकार के साथ चले गए या पहले वहाँ पहुँच के, वो सारा मामला हो गया। तो ये बहुत ही खत्ते के लिए अगर मैं बात करूँ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड में खुशाइन बात है। ऑब्वियसली ईरान इसमें से खैर निकाल सकता है, शर निकाल सकता है। ईरान अब इस ताकत के मौके को गनीमत जानते हुए वो रीजनल एक बुली बन सकता है कि वो गल्फ़ स्टेट्स को और अपने खत्ते के इलाके को ख़राब करे, या ईरान सबक हासिल कर सकता है और एक बहुत अच्छा वो बन सकता है यहाँ का एक कम्युनिटी लीडर। ये भी हो सकता है कि मुमकिन है कि अमेरिका जो टाइम बाय कर रहा है, जो अगर हम जेडी वैंस की कल की स्टेटमेंट्स को लें, जो उसने माइकल नोल्स के प्रोग्राम में कही थी कि हम सिर्फ ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को रीफिल कर रहे हैं, जो गल्ला खाली हो चुका है तेल से, कि वो भर जाए। और उसने कहा कई ऐसे मौके आए हैं कि हस्बे मामूल तेल की जो आमदोरफ्त है उससे ज़्यादा तेल गुजरा है हॉर्मूज से इन जंग के हालात के अंदर, और वो भी डॉलरों में ट्रांजैक्ट हुआ है। तो अमेरिका उस तरह से इस सिटिंग, जैसा कहते हैं ना ऑल नाइस एंड प्रिटी अंग्रेजी में कहते हैं, कि बिल्कुल अच्छा वो सोना सुहाना खूबसूरत होकर बैठा हुआ है, वो सुकून में है, सुकून.com में, कि लड़े इसराइली, लड़े ईरानी, लड़े इमराती, लड़े गल्फ़ के लोग, और यूरोपी और ईस्ट एशियन अक़वाम जो मेरे ताबे हैं, यानी यूके, फ्रांस वगैरह, जर्मनी और जापान, कोरिया और फ़िलिपीन, थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया, ये जो हैं तड़पें तेल के लिए, गैस के लिए, क्योंकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ये हॉर्मुज़ वाले एक मेजॉरिटी ट्रेड से पूरी की जाती है। और दूसरा हिस्सा इसका रूस के ट्रेड से पूरा किया जाता था। रूस के ट्रेड का मुंह अमेरिका ने यूक्रेन की जंग से रोक दिया, और ईरान की जंग से बकिया हिस्से का तेल और गैस का ज़रिया रोक दिया। इन सब के अंदर एक कबाब में हड्डी या स्पॉइलर है कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि यूएस पॉस्चरिंग जो है वो बिल्कुल भी जंग से हटने की नहीं कर रहा। इसके बावजूद कि वो कहता है कि दोहा टॉक्स कामयाब हो रही हैं, किसी तरफ जा रही हैं, और ट्रंप को जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, डेमोक्रेट्स ने एक टर्मिनोलॉजी बनाई थी टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। टाको एक खाने की वो एक मैक्सिकन डिश भी होती है, और ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट से मुराद ये होता है कि ट्रंप हमेशा मुर्गी की तरह, कुक्कड़ की तरह अपनी बांग दे के भाग जाता है, फरार हो जाता है। मुर्गी जो होती है वो फरार हो जाती है लड़ाई से। तो हकीकत ये कि ट्रंप चिकन आउट नहीं करता, और ये डिस्क्रिप्शन भी मेरे ख्याल में अमेरिकन डीप स्टेट ने एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे सपोर्ट किया, बिकॉज ये ट्रंप की एक्चुअल पॉलिसी को मिस कैरेक्टराइज कर रही है। हकीकत ट्रंप की पॉलिसी योयो की तरह है। योयो, आपको योयो याद है खिलौना जिसको आप फेंकते थे तो वो वापस धागे पे वापस आता था आपके पास। और ये योयोइंग जो है ये एक्चुअली सलामी स्लाइसिंग इसको नाम देते हैं ये रियलिस्ट स्कूल के अंदर, और ये बार बार इसका हवाला प्रोफेसर रॉबर्ट पेप साहब भी देते हैं। सलामी वो एक लंबा सॉसेज होता है जिसको बड़े पतले पतले बारीक ना छुरी से, उसके पतले पतले नुकीले से, वो आपने देखा होगा कि पेपरोनी या वो सॉसेज आपके पिज्ज़े में भी जो आता है। तो ये सलामी स्लाइसिंग क्या होती है कि ऐसी एग्रीमेंट करें, उस पर मुकरें, फिर आगे बढ़ें, योयो की तरह आगे पीछे हों, और फिर जब वो डील कोई तय पाए भी तो ऊपर ऊपर से उसके किनारों पे हल्की हल्की कट वार करते रहें, उसको बारीक करते रहें ताकि वो एमओयू या एग्रीमेंट जो है वो बारीक होते होते इतनी महदूद रह जाए कि उसकी कोई हैसियत और माने ना रहे। ये सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक को ऑब्वियसली ईरान भी मैच कर रहा है कि टिट फॉर टैट के अंदर वो भी सिंगापुर की कश्ती पे हमला करता है, वो भी किसी अड्डे पे जाके हमला कर देता है गल्फ़ के, कि भाई जहाँ तुम थोड़ा थोड़ा बारीक कर करके काट रहे हो गोश्त को, उस तरह मैं भी बारीक कर करके काट रहा हूँ, कि जैसे डील ख़त्म हो गई ये ना हो कि मैं यू नो मेरे हाथ भी बंधे हुए हों हथकड़ियों में, और मैं बिल्कुल कहूँ कि ये क्या हुआ, मेरे वो सैंक्शंस के पैसे, मेरी सारी वो सारी कुछ चीज़ें। और ये है टसल ईरान की स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। एक तरफ सिविल लीडरशिप है जो उस पॉलिटिकल विल को रिप्रेजेंट करती है जो आयतुल्ला खामेनेई के भी नाकिद थे, और उसको रिफॉर्मिस्ट ग्रुप माना जाता है जो ज़रा ईरान को प्रोग्रेसिव वेस्टर्न अलाइंड देखना चाहते हैं। और एक वो ग्रुप है जो मेरे ख्याल में गालिब अक्सरियत में है, लेकिन वो ताकत अपनी खो रहा है जंग की वजह से, बिकॉज बमबारी बराह रास्त उनको टारगेट करने के लिए की जा रही है। एक वजह है कि ईरान की सिविल लीडरशिप तमाम की तमाम जिंदा है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है पाकिस्तान की जानिब से, या गुड स्ट्रेटजी नहीं है, ये अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी स्ट्रेटजी है कि वो उस एलिमेंट को ज़िंदा रखना चाहते हैं जो सो कॉल्ड यानी मिलिटरली ताकतवर करें अपनी बमबारी के ज़रिए हार्ड लाइनर्स को, और पॉलिटिकली एम्पावर करें जो रिफॉर्मिस्ट और लिबरल्स हैं, जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं ईरानी सोसाइटी के, ताकि ईरानियन माशरत जो है वो आमने सामने आके खड़ी हो जाए। आपने देखा भी गालिबाफ साहब जो हैं, जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं,
उनकी नशरियात को जब वो तकरीर कर रहे थे वो काट भी दिया आईआरजीसी ने, कल मैंने आपको रिपोर्ट करके बताया था। और अब उनके दरमियान जो डायलॉग टसल्स हैं वो आपको स्टार्ट से भी नज़र आ रही हैं। पहले पज़ेशियान का भी एक आईआरजीसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनकी बेइज्जती की गई थी, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। और तब भी मैंने आपको कहा था कि जो अहमियत है ऑन ग्राउंड पज़ेशियान साहब की, गालिबाफ साहब की और इन लोगों की टू मेक डील्स, वो एग्जैक्टली 1 to 1 लेवल पे नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ होगा ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो असल में आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं, ये अगर स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं तो असल में आर्मी चीफ साहब। जो वन मैन शो वाला तस्वुर है ना ईरान के अंदर, वो नहीं है। पावर फैक्शंस जो है वो ज़्यादा बन चुकी हुई हैं और अमेरिका की ख्वाहिश भी ये है कि ईरान को थका के मारा जाए। पहले भी आपको याद है कि जेडी वैंस ने तुर्की को एक लीक की थी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में जंग के, कि देखो ये कुर्दों को आर्म करना चाह रहे हैं, ट्रंप का प्लान है कि इनको असला दे के ईरान पर चढ़ दौड़ाएंगे और ईरान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करेंगे। तुम्हारा इंटरेस्ट ये है कि कुर्दों को रोका जाए, क्योंकि कुर्द जो हैं वो तुम्हारे खिलाफ भी वो एसेट इस्तेमाल करेंगे, वेपनरी का। सारी बात है, कुर्द एक साझा मसला है तुर्की का, ईरान का और इराक का, जिस तरह सीरिया का भी कुछ हद तक, और जिस तरह से बलोच जो हैं वो साझा मसला है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का। तो ट्रंप ने, जेडी वैंस ने जब ये वार्निंग दी तुर्की को कि वो इसको पहले से रोक ले, इस मामले को अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर ले, उसका मकसद ये था कि वो इसराइल को और इस पॉलिसी को फेल करवाए, बिकॉज जेडी वैंस इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ये उसके इंटरेस्ट ग्रुप्स की पॉलिसी पोजीशंस के ख़िलाफ़ जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और समझते हुए आपको ये बात समझनी, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, या बुनियादी जो पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ईरान का मामला अभी भी एक इंस्टेबिलिटी की नहज के ऊपर है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वो उसने गोली मारी पहाड़ पर चढ़ गए। और ज़ाहिर बात है उसकी एलिजेंस हमारे साथ नहीं इतनी पुरानी, उसकी पुरानी हिंदुस्तान के साथ है, उसकी पुरानी बाथिस्ट सीरिया के साथ थी, उसकी इराकी मिलिशियस के साथ ज़्यादा है, यमन के मिलिशियस से ज़्यादा है, और उसकी इवन हमास के साथ जो अलायंस है वो स्टेबल नहीं है। आप नोट करेंगे इस चीज़ को कि पैलेस्टाइन से मुतल्लिक और हमास से मुतल्लिक उसकी गुफ्तगू काफ़ी साइलेंस इख्तियार कर गई। उसका फोकस अपने शिया मिलिशियस और शिया अलायंस के ऊपर है। अरे बता, ईरान की एक पोस्चरिंग और एक मुसारी है। इस सब के अंदर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि सीरिया तो बहुत दूर, हम तो जाते नहीं वहाँ। हमारे यहाँ तो साफ़ी वगैरह उनको ख्वारिज भी कह देते थे, टीवी पे आके कहते हैं ना कहीं से उनको घूम घुमा के ये खबर तो मिल जाती होगी कि ये हमें ख्वारिज समझते हैं। फिर इसी तरह बट वो जब आप कहते हो कि मामा कैन वी हैव ख्वारिज, नो बेटा वी हैव ख्वारिज एट होम, तो आपके पास टीटीपी की ऑप्शन होती है। वो घर का पका हुआ घर के पके हुए ख्वारिज, तो फिर मतलब क्या बात है, ये क्या तुम मैकडोनल्ड जाके ख्वारिज ढूंढते हो बर्गर पिज़्ज़े खाते हो, घर में मैं तुम्हें बर्गर पिज़्ज़ा बना देती हूँ, मैं तुम्हें घर में ख्वारिज पेश कर देता हूँ। उसके बाद मिस्र जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात ज़ाहिरी बात है हैं भी और नहीं भी हैं। अगेन प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस का इशू है। जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं, 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 हाँ, हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन्स नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। सऊदी अरेबिया और तुर्की के रिलेशनशिप में हम ताबेदार हैं बिकॉज हमने अपने रिलेशनशिप को डिप्लोमेटिकली वेल मैनेज नहीं किया। ये हकीकत है। हमने लेबर फोर्स एक्सपोर्टेशन का मामला है उसको अब्यूज़ किया, तुर्की के साथ वेपन्स एक्सचेंज करने की ख्वाहिश है उसको हमने वो नहीं शानदार तरीके से करके, वो फिर कदरे बेहतर है बिकॉज हम आज़रबाईजान की जंग में एलाइज थे। तो करीब आते जाते हैं तो सबसे बड़ा एलाई तो हमारा यहाँ पे खित्ते में कौन होना चाहिए? अगर ये ट्राइबलिज्म मज़हब का, जिस तरह ईरान शिया प्रॉक्सीज और शिया मलेशियाज और शिया ममालिक और शिया मेजॉरिटी एरियाज़ को सपोर्ट करने की कोशिश करता है या उनके साथ पक्के ताल्लुकात रखता है, तो हमारे पास कौन सा ऐसा एसेट है खित्ते के अंदर? बांग्लादेश से हमने बिगाड़ ली, अफ़गानिस्तान से हमने बिगाड़ ली, सेंट्रल एशिया में हमारे पास एक्सेस ही कोई नहीं है, हम अफ़गानिस्तान को बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि हमारा जो एक ग्लोबल या मिडल ईस्ट जो गठजोड़ बन रहा है उसके लोकल रेमिफिकेशंस क्या होंगे। ईरान से बना के रखें, बिल्कुल हक है, ईरान अच्छा लड़ा है, ईरान हमारे बॉर्डर पे है, हमारे कुछ साझे मसाइल हैं, कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान साथ नहीं है। ये मुझे बात समझ नहीं आती। जहाँ 10 करोड़ की वर्कफोर्स है, जहाँ बेहतरीन फल अनाज है, जहाँ पे बेहतरीन किस्म के पानी का निज़ाम है,
जहाँ पे एक फाइटिंग फोर्स है जो आपके एक ज़माने में आपके साथ ऐसे थी, और आपके पास मसनूआत और गाड़ियाँ और इंडस्ट्री हैं और उनके पास नहीं है, और आप कह रहे हो कि अफ़गानिस्तान में रिक्शा इंडिया का चलता है, अफ़गानिस्तान में मोटरसाइकिल इंडिया का। मुझे किसी ने आके कुछ जज्बाती रेटरिक दिया ना कि उन्होंने हमें गाली दी थी एक दफ़ा हमारे क्रिकेट मैच में, तो आपसे बड़ा कोई रिटार्ड नहीं दुनिया के अंदर पैदा हुआ। आपको इससे क्या गर्ज है कि वो आपको क्रिकेट में गालियाँ देते हैं? आपको इससे गर्ज होना चाहिए चाइना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, वर्कर्स ऑफ द यूनिवर्स यूनाइट। और वो माओ जेडोंग किससे मीटिंग कर रहा है? हेनरी किसिंजर से। और क्या डील बना रहा है कि तुम हमें 25-30 साल की मोहलत दो, तुम अपनी फैक्ट्रियों को यहाँ शिफ्ट करो, हमें सिखाओ टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं। अगर अमेरिका चाइना जैसे दुश्मन से तजारत कर सकता है, चाइना और इंडिया सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दुश्मनी के बावजूद, ये हम बड़े कोई वखरे और यूनिक है कि हमें अफगानिस्तान, हमें सबक पढ़ाते हैं कि हमने इसराइल के साथ कैसे तजारत करनी है, कि आप बॉयकॉट मत करें हैं जी प्रोडक्ट्स को। लेकिन मैं और मेरे गरीब भाई बहन अनार नहीं खा सकते सर्दियों में, अनार का जूस नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ लेडीज़ को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। और मलाला ने लंदन में बैठ के कह दिया कि देखो तुम अनार मत खाओ, ये कुर्बानी दे दो बच्चियों के स्कूल की खातिर। अगर अफगानिस्तान में माजरत के साथ माजल्ला, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है ये, बट मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर एक और इंसान पढ़ाई ना करे, मर्द या औरत, आइंदा कभी तारीख में आपको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर आपसे वो तजारत ना करें, अगर आपका वो बॉर्डर इनसिक्योर हो, यानी टेंजेबल गोल सेट करें, आप सन 60, सन 70, सन 80 के अमेरिका बने, सन 90, 2000, 2010 के अमेरिका। अमेरिका की सबसे बदतरीन आदतें जो हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, हम रजीम चेंज करेंगे, हम औरतों को आज़ाद करेंगे, हम उनको जमहूरियत का सबक पढ़ाएंगे। आपके मुल्क में खुद जमहूरियत नहीं है, आपके मुल्क में खुद कोई औरत महफूज नहीं है, किसको क्या बकवास करते हैं सबक पढ़ाने की? काम वो करें जो किसी किसी का सिर पैर हो, उसका कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो उसका उसके अंदर। तो ये बुनियादी बात है। तो ये एक ग्लोबल स्टेज है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। गुस्सा ही आता है देख के कि मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता, लेकिन मैं उड़ के जाके वहाँ पे जाके उधर जाके बैठ जाऊँ, इसराइल में जाके, टेल अवीव में जाके कारपेट लेके, ड्राई फ्रूट लेके। बिल्कुल ठीक, बहुत सलाम है आपको। जहाँ किलिम बनती है, मैं वहाँ से किलिम नहीं ला सकता, लेकिन मैं कालीने रैप करके इसराइल में एज ए गिफ्ट ले जाऊँ। बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। इस जीवन में लोकल सबसे बड़ी जो खबर, जो खौफनाक, इसने में आप यकीन करें, जब मैंने सुबह ये खबर देखी, जब मैं जुमे की तैयारी कर रहा था, हमारा ही प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, वो मेरे पास आया, कभी रिव्यू, हम रिव्यू करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, और साथ वो स्क्रिप्ट और उसकी एफआईआर और वो सारी डिटेल्स। पहले मैं देख रहा प्रोग्राम, तो मैंने एफआईआर नहीं पढ़ी हुई थी, तो हम डिस्कशन करने लग गए आपस में, मैं फ़ोन करने लगा भाई हाँ क्या करना है ये ऐसे वो। फिर मैंने वो एफआईआर पढ़ी। I have a lot of ideas about what I think actually happened, but obviously ये अभी सब जुडिशियस है, मेरा कंसर्न नहीं है, मैं इस पे ज़ुबान दराजी करने की जुर्रत भी नहीं रखता। नॉट बिकॉज जस्ट मॉरल कंसर्न्स, वो भी हैं मेरे मॉरल कंसर्न्स, उन औरतों की मैं सेफ्टी, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, जिस फैमिली इस पे इल्ज़ाम लगाया गया, जिस फ़र्द पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है, जो अफराद, ये लीगल प्रोसेस को अपना रुख लेना चाहिए। लेकिन ये मेरी मॉरल कंपस है जो मुझे ये मजबूर करती है। पंजाब गवर्नमेंट की तो नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करती। 3000 पीटीआई के वर्कर जेल में हैं, जो कितने हज़ार जो हैं टीएलपी के वर्कर जेल के अंदर हैं, और कितने हज़ार लोगों के आपने उंगलियां तोड़ दी हैं और जेनिटल्स में गोलियां मार दी हैं, और कितनों को अबडक्ट कर लिया। एक साथ ये मेरे सोफे पे सजा के मैंने बिठाया हुआ है यहाँ पे, इसको सीटीडी उठा के लेके गई थी। चलो ये तो टेररिज्म का मामला था, ये तो अलकायदा का पुराना फाइटर है, सीजन फाइटर, जो बैडमिंटन नहीं खेलता हमारे साथ आधा घंटा के उसको सांस चढ़ जाता है। तो ये भाई लिटरली मतलब, तो सीटीडी का तो मामला नहीं है। क्या कोई ऐसा इदारा है हमारे पास जो स्पीडी औरतों की रेड लाइन, जो मरीम साहबा ने कहा था, सेक्सुअल क्राइम्स को डील करे, और जो लोगों को हरास करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और किडनैप करते हैं, ऐसे ना क्राइम्स जो लोग करते हो, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिपार्टमेंट होगा? क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए कोई क्राइम्स कंट्रोल, सीसीडी, क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब मैं देखता हूँ कि जो अक्यूज्ड लोग हैं, जिसमें से एक इसहाकडार साहब के पोते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, उनके क्या जेनिटल्स में गोली मारी जाएगी शक की बुनियाद पे? अभी पिछले दिनों एक मासूम बच्ची का बहीमाना कत्ल और रेप हुआ था, और वो रेप है क्लासिकल सेंस में, उसमें कोई शुबा, कोई शाइबा, वो जानते नहीं थे तो कपड़े ऐसे नहीं थे, तो उसमें कुछ भी नहीं है। वो बराह रास्त एक बच्ची है मासूम पाक, उसको उठाया गया ज़बरदस्ती, जबरन उसको रखा गया और कत्ल कर दिया गया। और जाहिर है तमाम मोहल्ले वाले कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं रूमर्स के थ्रू क्या हकीकत होती है, कि 4-5 लोग अफराद में शामिल थे। एक फ़र्द वाहिद को आइडेंटिफाई किया जाता है,
और 24 घंटे की रिपोर्टिंग के बाद पता लगता है कि उसकी लाश को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसको फेंक दिया गया आके। उसकी यहाँ पे कुछ शरीटें थी, उसका पता नहीं सीना चाक किया इन्होंने या क्या किया, बहुत खौफनाक उसको उन्होंने मौत दी है, मार दिया उसको आपने। हमने रिपोर्ट किया, अब दो बार रिपोर्ट किया, हमें लोग गालियाँ देते हैं, लोग कमेंट करते हैं तुम वगैरह तो तुम ये हो तो फलाने हो तो तुम खुद डर गए हो, मैन बी वेयर, मैन दिस मैन दैट, मैन आर ईवल, ब्ला ब्ला ब्ला, सब आगे, फेमिनिस्ट भी आगे, मस्त भी, सब लोगों को बुरा लगता है। आज उसकी अम्मी और बहन क्या कह रहे हैं, जो वो मातम करते हैं जाके बाहर, जो वो बहन करते हैं कपड़े फाड़ फाड़ के, मट्टी उछाल छाल के, कि मेरा बेटा मासूम है, उसके नाखून पुट्टे हुए, तुमने उसकी उंगलियां तोड़ी, मतलब क्या क्या उस पर टॉर्चर्स किए उस आदमी पे। फर्ज करें कि वो मुजरिम है या वो था, ये जायज़ है करना मुजरिम के साथ, अदालत के बगैर, किसी ट्रायल के बगैर, और टॉर्चरस डेथ देना। हम तो क्लीन, रसूलुल्लाह कहते हैं कत्ल करो तो एहसन करो, खूबसूरती से कत्ल करो, जानदार चीज़ को मार रहे हो तुम। ज़िबा जब करते हैं हम एहसन तरीके से, जानवर को दर्द ना हो, बड़े तेज छुरी के साथ ले को इस तरह ज़िबा करते हैं हम। आपने को मार दिया आपने आदमी को, आप बड़े सर महान, जस्टिस मस्ट बी डन एंड मस्ट बी सीन टू बी डन, सर सलूट। अब वो आदमी आपने कत्ल कर दिया, फर्ज करें वो मुजरिम नहीं था, अब बताएं उसमें, और अक्यूज्ड जो आज का केस है क्रिप्टो, मैं इसको क्रिप्टो रेप स्कैंडल कह रहा हूँ, कुछ जरा उसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, बड़ा उसमें ना वो न्यूज़ के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है। इसमें अमीर लोग इन्वॉल्व हैं। क्या इनके जेनिटल्स में गोलियां मारी जाएंगी? क्या इनकी टॉर्चरस मौत दी जाएगी इनको? क्या इनकी उंगलियां तोड़ी जाएंगी? मैं इनकी वीडियो देखना चाहता हूँ जहाँ इनके नेफे के अंदर इतनी बड़ी पट्टी हो और खून लगा आलूद, जी उसको ब्लर किया होता है उन्होंने, और मेरा नाम शबीर है, मेरा नाम फलान है, मेरा नाम जाकिर है, मेरा नाम बाकिर है, मेरा नाम सईद है, मेरा नाम भट्टी है, और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी पिस्टल नेफे में। मैं तब भी खिलाफ हूँगा, इनके खिलाफ भी ऐसा अगर किया जाए मैं तब भी खिलाफ हूँगा। कोई इखलाकी जुर्रत रखें यार। तब तालियां पीट रहे थे, सीटियां मार रहे थे, कहाँ हैं आज सारे पॉडकास्टर कमेडियन, मजहबी पेशवा कहाँ हैं सब? नो टाइम, इट्स नैप टाइम, बिकॉज अब्बू जी के घर से कोई निकल आया है। अदालत में जाएं, आपकी अदालतें केपेबल नहीं, आप बताएं। इल्ज़ाम को जुर्म में तब्दील करने की सलाहियत नहीं है, आपका प्रूफ करने की सलाहियत नहीं है, दैट्स योर यू प्रॉब्लम। लेकिन हम कभी भी इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सीसीडी हरकत में नहीं आएगी, मैं इसको आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं। क्या शर्त लगानी है आपने? आप जो पसंद करते हैं, सलमान भी है बैठा हुआ है, हाँ हाँ फॉरेनर थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो व्लॉगर है लूक डमांट, ऑस्ट्रेलियन, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता है माशाल्लाह। उसने कराची में वो घोड़े नहीं जो चलाते बच्चे, अंडर एज लड़का निकाह नहीं कर सकता कानून के मुताबिक, उसने उससे बदतमीजी की लेन देन में, 100 के बजाय 50 के 200 के, क्या उस आदमी को सिंध पुलिस ने जेल में डाला, उसकी खूब पिटाई की, हजामत की उसकी, और उसकी वीडियो बनाई माफ़ी मांगने की। इन्होंने अलेजिडली रेप किया औरतों को, इन्होंने अलेजिडली औरतों को हरासा करके अबडक्शन में रखा है, उनसे $1.5 मिलियन की वसूली किया। अगेन मैं खुद अपनी असेसमेंट नहीं देने वाला कि एक्चुअल क्राइम क्या हुआ है, मैं तो बात नहीं कर रहा, मैं तो केस की बात नहीं कर रहा, केस से मेरा कंसर्न ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम धरा गया है, और अगर वो FIR पढ़ लें तो एक बारी मतलब मेरे ज़मीन पैरों तले निकल गई थी। मैंने कहा या अल्लाह मदद, यानी ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरे अजीज़, ना मेरा ताल्लुक़, लेकिन जैसे वो एक शर्म और वो हया, और मैं तो मतलब क्या ये क्या हो गया, मैं फ्रीज हो गया था वो पढ़ के, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं डर लग गया था वो पढ़ के। इसको देखते हुए तो फिर तो CCD को तो मतलब कोई नई टॉर्चरस सदा ईजाद करनी चाहिए। खामोशी, ना कोई चीयर लीडर बोलेगा इनका, कोई प्रोग्राम इनके पेड जो होते हैं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी और मामला दबा दिया जाएगा। एक ये हल है, और दूसरा हल ये है कि इसमें से सियासी रिजल्ट निकाला जाएगा। क्या ख्याल है? कानूनी तौर पर ये गुत्थी नहीं सुलझाई जाएगी, या इसमें खामोशी और पैसे लेन देन हो जाएगी, या इसके अंदर सियासी रिजल्ट निकाला जाएगा और इसहाक डार साहब को हदफ बनाया जाएगा। ये आउटकम्स हैं इसके।
पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासत, इंसाफ का कोई तकाजा पूरा नहीं होएगा। भी नहीं सीसीडी को रोकते, सीटीडी को, और सीटीडी को भी रोकते, बस वो मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाना है। इतना बुरा कुछ कभी हुआ है इमरान खान के दौर में? वैसे माजरत के साथ, इससे इतना बुरा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अब तमाशे हो चुके हैं। मैं भी था जिंदा यार, तब बिजनेस ही करता था मार्केट में, तब भी इस तरह की खबरें पढ़ता था। कुछ इतना कुछ बुरा मैंने भी नहीं देखा। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।